गुड इवनिंग। सो गाइज ये विज़न की 3 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी अंडर GS2। फाइन। तो अभी क्या जब अगर इंट्रोड्यूस किया है हमने ये बिल, तो ये कौन से बिल को रिप्लेस करेगी? ये ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगी जो कि 2021 में अभी इशू किया गया था। सो इट विल रिप्लेस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। अब जरा हम इस बिल के हाईलाइट्स देख लेते हैं क्या है। देखो ये बिल क्या करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज़ हैं, फाइन, तो उनके बॉडीज़ के क्या जो भी फंक्शंस होते हैं उनको डिसॉल्व कर देंगी। मतलब क्या होता है, आपको पता है अपीलेट बॉडीज़ क्या होते हैं। सपोज करो कोई लाइक स्मॉल लेवल पे कोई भी आपको कोई कोर्ट है जो आपको क्या कर रहा है, लाइक मतलब अवार्ड दे रहा है, कोई भी आपको जजमेंट दे रहा है, फाइन। तो अगर आप उसकी जजमेंट से खुश नहीं है तो आप किसी अपीलेट बॉडी या अपर बॉडी में क्या कर सकते हो, अपना उस केस को वापस लेके जा सकते हो, फाइन। तो ये बिल क्या करेगा, उन एग्जिस्टिंग जो अपीलेट बॉडीज़ हैं उनको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, और जो उनके फंक्शंस हैं, उन अपीलेट बॉडीज़ के जो भी फंक्शंस हैं वो और अदर जुडिशियल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा, फाइन। तो इस एक्ट के थ्रू हम ये करने वाले हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सा इंक्लूड है एक्ट? एक तो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इन सब एक्ट को क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। इसके अलावा क्या है, इन ट्रिब्यूनल्स में जो भी चेयरपर्सन या जो मेंबर्स का ऑफिस होगा, टर्म होगा, वो 4 साल होगा, जिसमें अपर एज लिमिट हम 70 ईयर्स रखेंगे। मतलब कि 4 साल या फिर 70 ईयर्स जो कि पहले हो जाएगी, दैट विल बी द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर दैट पर्टिकुलर चेयरपर्सन और मेंबर। ठीक है, इसके अलावा चेयरपर्सन के लिए तो 4 साल या 70 ईयर्स हैं। इसके अलावा अदर मेंबर्स के लिए 4 साल या फिर 67 ईयर्स है। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, फाइनेंस एक्ट 2017 का सेक्शन 184 को स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसके अंदर ये बोला था, जिसमें 4 साल का टेनर बताया गया था मेंबर्स के लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो फिलोसफी उससे कॉन्ट्रारी हो रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल ने स्पेसिफाई किया है कि जो पर्सन है उसकी एज, अगर आपको उस ट्रिब्यूनल का कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर को अपॉइंट करना है तो उसकी एज कम से कम मिनिमम 50 साल तो होनी ही चाहिए, तभी वो एलिजिबल है, फाइन। अब रैशनलाइजेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट बिलीव करती है जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हैव नॉट नेसेसरी लेड टू द फास्टर जस्टिस डिलीवरी, जिसकी वजह से जो काफ़ी ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन का ऐड हो रहा है, फाइन। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2017 के अंडर 7 ट्रिब्यूनल्स को ऑलरेडी एबॉलिश कर चुके हैं या फिर मर्ज कर चुके हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनल सिमिलरिटी, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान फाइनलाइजेस बिल टू ग्रांट प्रोविजनल स्टेटस टू द गिलगिट पाकिस्तान। हमने गाइस लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो पाकिस्तान का नया प्रोविंस बना है दैट इज़ अ गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, तो गाइस ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी कवर हो सकती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर हो सकती है। अभी क्या जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो पहले जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का पार्ट होता था। ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है कब से, 4 नवंबर 1947 से, जब कश्मीर में इन्वेड किया था उनकी पाकिस्तान की आर्मी ने और वहाँ के मिलिटेंट से। फिर इसको रीनेम कर दिया गया था नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, और इसको डायरेक्टली पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रखा गया था थ्रू कराची एग्रीमेंट 1949। फिर क्या हुआ, गिलगिट पाकिस्तान ऑर्डर 2018 इशू हुआ, जिसका उनका एम यही था कि पाकिस्तान का इसको 5वां प्रोविंस बनाएंगे, उनकी 5वीं स्टेट बनाएंगे, फाइन। इसके अलावा उनकी 4 स्टेट्स कौन कौन सी है पता होना चाहिए, आई थिंक आपको पता भी होगा। एक है बालूचिस्तान, दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये उसके 4 अदर प्रोविंसेस हैं। इंडिया को पाकिस्तान के साथ इन टेरिटरी पे इलीगली, उनको लगता है, इंडिया को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इलीगली पाकिस्तान ने ये चीज़ हथिया है, और हम उनको ये लगता है कि इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, और इंडिया को लगता है कि फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर रखा है, फाइन। तो इंडिया ने क्या किया, ये बोला है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है बाय वर्च्यू ऑफ द लीगल कंप्लीट एंड इररिवोकेबल असेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया 1947। ठीक है, तो इंडिया का ये कहना है, फाइन। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हमारे लिए इंडिया के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले क्या, ये जो एरिया है वहाँ से एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, आप डायरेक्टली सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हो, चाइना में भी जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स है तो इसका मतलब आपके पास वाटर का सोर्स है, आप यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो एंड डैम्स वगैरह बना सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर है जो यहीं पे है। इसके अलावा
अगर आपको पाकिस्तान में एंटर करना पड़ेगा तो इंडस रिवर भी अब यहाँ से पास होता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है। चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इसी गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया से पास हो रहा है। अब आप जरा देख सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। इसका एरिया 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 2013 के अकॉर्डिंग 2 मिलियन प्लस है। फाइन, शिया लोग ज़्यादा रहते हैं, 14% अर्बन एरिया। लिटरेसी रेट रफली 72% है। रेवेन्यू वहाँ पे कहाँ से जनरेट होता है? टूरिज्म के थ्रू, ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग के थ्रू। फाइन, एट प्रेजेंट इस रीजन में बहुत ही मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे अफेयर्स नहीं है, मतलब कि डायरेक्टली रूल किया जाता है फ्रॉम इस्लामाबाद डिस्पाइट अ प्रेटेंस ऑफ ऑटोनॉमी। क्योंकि प्रोविंस बन जाएगा तो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को क्लेम कर सकता है और उसको ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर भी दे सकता है और कंट्रोल भी रखेगा पाकिस्तान ओवर इट्स रेवेन्यू। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, यस एक सेकेंड, हाँ, कॉमेमोरेशन ऑफ द 100th ईयर ऑफ द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गाइस आपको ये वर्ड्स ना थोड़े पता होना चाहिए, आप इसको अपनी मतलब कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर सकते हो ना, वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हो। इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन। फाइन, तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल को 100 साल हो गए हैं। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? ये हमारी पॉलिटी में कवर होगी। जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 1921 में एस्टैब्लिश की थी और ये अपना फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यू रखा आफ्टर द 1947 भी। और इवन की जब तमिलनाडु, आपको पता है ना पहली स्टेट ऐसी थी आंध्र प्रदेश जो तमिलनाडु से सेपरेट हुई थी, ठीक है। तो इवन कि जब वो तमिलनाडु से सेपरेट हुई थी 1969 में, तब से भी इसने क्या किया, अपना फंक्शन कंटिन्यू रखा है। फाइन, ये सेटअप किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स की प्रोपोर्शन थी वो 70% इंक्रीज कर दी थी। जो कंसेप्ट रहता डायरकी का, जब 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी का कंसेप्ट आया था, जिसमें हमने क्या किया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट से उनको डिवाइड कर दिया था। इसके अलावा क्या था, तब ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जिसको प्रीमियर उसको भी इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। इसके अलावा हर एक टेरिटरी की जो सीट थी वो टोटल उस वक्त 28 थी, वो रिजर्व थी किन के लिए? नॉन ब्राह्मण्स के लिए। फाइन, जस्टिस पार्टी ने भी गवर्नमेंट को फॉर्म किया था आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन, जिसमें से 3% जो पॉपुलेशन थी वो इलेक्टर्स थी जो ओनली मेंस थे। फाइन, कांग्रेस ने इस इलेक्शन को बॉयकट किया था। इसके अलावा जो मद्रास लेजिस्लेटिव जो काउंसिल उसकी जो सेलिब्रेशन है वो हिस्टोरिक है, बिकॉज हाउस ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे लैंडमार्क लेजिस्लेशन दिए हैं, जैसे वोटिंग राइट्स वुमेन को दिए थे 1921 में। मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी वो फर्स्ट वुमेन मेंबर थी इस काउंसिल की। थोड़ा सा बस को पता होना चाहिए आपको इस नाम का, क्योंकि वुमेन का नेम है। हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट एक्ट आया था 1926 में। देवदासी सिस्टम को एबॉलिश किया था। फ्री पतास इशू किए थे टू द पुअर फॉर द हाउसिंग साइट्स। फाइन, नेक्स्ट है इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021, सतनव पॉलिसी 2021। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, सो दैट हम इंडिया को सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जैसे आप नेविगेशन होता है मतलब कहाँ कौन सा रास्ता आप जा सकते हो, तो उसमें इंडिया को सैटेलाइट के थ्रू नेविगेशन में सेल्फ रिलायंट बना सकें और सर्विस सेक्टर को हम इंटीग्रेट कर सकें। तो ये सतनाव पॉलिसी को अभी प्रपोज किया गया, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। देखो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, सैटेलाइट्स के थ्रू नेविगेशन करेंगे और हम रीजनल भी और ग्लोबल कवरेज करेंगे और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे सो दैट हम सबको वेदर स्पेसिफिक 3D पोजीशन, ये सब हम उनको क्या पोजीशन, वेलोसिटी, टाइमिंग के अकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइड कर सकें। अब इस पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, गारंटी और कॉन्टिन्यूस, मतलब बंदे पे हमेशा अवेलेबिलिटी रहे फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स का, सो दैट वो अपने सिविलियन यूज़ मतलब नॉर्मल यूज़ कर सके और सिक्योर्ड नेविगेशन सिग्नल्स फॉर स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए भी कर सकें। इसके अलावा हम वर्किंग करें टुवार्ड द कंपेटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, मतलब कि जो हमारा इंडिया का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो आया था नाविक हो गया वो, और जो हमारे जैसे और जो मतलब कि उनके कंट्रीज़ के जो नेविगेशन सिस्टम उनके साथ मिलके काम कर सके, जैसे हो गया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि वो पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपनी जो स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू अपग्रेड करते रहेंगे। फाइन, क्योंकि ये गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत का भी एक पार्ट है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए, विच प्रोवाइडेड थ्रू द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन,
फाइन। आपको पता है नाविक ये इंडिया का खुद का नेविगेशन वो है, जैसे GPS होता है तो इंडिया का खुद का, फाइन। तो नाविक या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, 2 साल पुरानी न्यूज़ है। इसके अलावा जो SBS सिस्टम है वो क्या करेगा, GPS एडेड जियो एक्मेंटेड नेविगेशन के थ्रू, गगन के थ्रू एयर स्पेस के लिए, ठीक है। गगन जो है वो ज्वाइंटली डेवलप किया गया था इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, सो दैट वो आपको क्या करे, एविएशन सेक्टर को नेविगेशनल और एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सके, पोजीशन एक्यूरेसी, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कान बी इन्वोक्ड ओवर द लॉ एंड द ऑर्डर फियर से सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी अंडर जीएस। आज पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी है और पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, फाइन। अभी क्या देखो गाइस, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन पता होना चाहिए अंडर आर्टिकल 22 क्या है, जो बंका स्नेहा शीला वर्सेज द स्टेट ऑफ तेलंगाना केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, देखो गाइस प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, सपोज करो एक तो पनिटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। आपने कोई एक्ट कर लिया, कोई क्राइम कर लिया, तो हम क्या करेंगे, आपको विदिन 24 घंटे आपको अरेस्ट कर लेंगे, उसे बोलते हैं पनिटिव डिटेंशन। क्यों, कहीं आप कहीं भाग ना चाहो, ठीक है, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, अभी आपने वो क्राइम किया नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो आप कुछ कर सकते हो, ऐसा हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, ये कुछ ऐसा कर सकते हो, तो हमने आपको पहले ही डिटेन कर लिया, आपको अरेस्ट कर लिया, फाइन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है, सो दैट हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट कर मतलब कि सिक्योर रख सकें, फाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोविज़न है वो हम इन्वोक नहीं कर सकते, ये बोल के कि वो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। इन केसेस वेयर पब्लिक ऑर्डर इज डायरेक्टली इफेक्टेड, लेकिन हाँ जहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे हम थोड़ा सोच सकते हैं। इन्होंने बोला है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या करता है, इट ऑब्जर्व दैट लॉ एंड ऑर्डर comprehends disorders of less gravity than those affecting public order which affect the larger public। देखो गाइस, अब आपको पता होना चाहिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किस किस के परव्यू के अंदर फॉल होता है, अंडर आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फाइन, विच आर्टिकल 22 सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कि एक तो हम क्या करते हैं सेफ गार्ड, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह का सेफ गार्ड है ना, कि इससे पहले कोई क्राइम ना हो तो हम कर देते हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल 21 के अंदर भी है क्योंकि हम लॉ की प्रोसेस है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है ऑलरेडी बता दिया है, एक एक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं अगर हमें उस पर शक है ऑन अ ग्राउंड ऑफ सस्पिशन कि कुछ रॉन्ग एक्शन ये कर सकता है, और ये किसके अंडर है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के सेक्शन 151 के अंडर है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 22 में ये बोला हुआ है प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, फाइन। ये आर्टिकल क्या करता है, कुछ सर्टेन राइट्स देता है इंडिविजुअल को, मतलब अगर सपोज करो आपको मैंने अरेस्ट कर लिया तो आपके भी कुछ राइट्स हैं, फाइन। मतलब कि आपको पता होना चाहिए आपको किसकी वजह से अरेस्ट किया गया, आपको कंसल्ट कर सकते हो किसी भी लॉयर से, फाइन, और आप एक लीगल पिटिशनर से डिफेंड कर सकते हो खुद को। हाँ भाई, ये जो राइट्स है वो हम किसी एलियन मतलब कि आउट ऑफ इंडिया कोई पर्सन को अगर हमने अरेस्ट किया वो हम उन्हें नहीं देते अंडर द प्रिवेंशन एंड राइट, फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 22 के अंदर ये जो राइट्स हैं वो सिर्फ हमारे इंडियंस को अलाउड है, इंडियन सिटीजन को अलाउड है, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न्स ओवर द मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हेल्थ के अंदर कवर होगी, इकोनॉमी के अंदर, फाइन। अभी क्या है, क्योंकि सेंटर का प्लान है कि देखो फोर्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या फिर जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जिन लेडीज़ को या फिर बच्चों को या फिर एडोलसेंट गर्ल्स को, हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेंटर का प्लान है सो दैट हम राइस को और एडिबल ऑयल्स को मैंडेटरी फोर्टिफाई करेंगे कि इनके साथ विटामिन के साथ या फिर मिनरल्स के साथ। इसलिए एक्सपर्ट्स ने क्या किया, एक वार्निंग इशू करी है कि हमारे किस तरह से हेल्थ और लाइवलीहुड्स पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हमने मतलब कि फोर्टिफिकेशन नहीं की, और अगर हम फोर्टिफिकेशन करेंगे तो किससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या, अभी आपको बता दिया, जो भी आप कंज्यूम करते हो गुड्स उनमें आपको विटामिन और मिनरल्स हम ऐड करते हैं सो दैट हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकें। और जो हिडन हंगर मतलब आप कैलोरीज पूरी ले रहे हो लेकिन आप जितने मिनरल्स लेने चाहिए दिन में उतने नहीं ले रहे, ठीक है। हिडन हंगर मतलब क्या, आपके अंदर किसी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे आयरन, फोलेट, जिंक, विटामिन ए, तो इन चीज़ की कमी है, फाइन। की इश्यूज़ क्या है, स्टडीज़ ने बोला है, अभी जो स्टडीज़ किसके द्वारा की गई है, FSSAI, तो उन्होंने बोला है कि हमें फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करना चाहिए फूड कंपनीज़ के द्वारा जो बेनिफिट दे सकते हैं हमारी जनता को, ठीक है। न्यूट्रिएंट सिर्फ आइसोलेशन में वर्क नहीं करते, लेकिन कि हमें ऑप्टिमल उसको मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट में हमें उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। 1 या 2 सिंथेटिक केमिकल, विटामिन या मिनरल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो अंडर नरिश पॉपुलेशन है उसमें टॉक्सिसिटी
भी हो सकती है। फाइन, मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन की वजह से जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो भी हार्म हो सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फिर तो हम ऐसे ही करते हैं, मतलब जो हमारे ओरिजिनली जो हमें नेचुरली खानी चाहिए फिर हम वो तो नहीं कर सकें। तो ये भी बोला है कि हमारी ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है, तो ये इन इशूज़ को भी हाइड किया गया। इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, डाइटरी डाइवर्सिटी और हाइयर प्रोटीन कंजप्शन की वजह से नो डाउट कि हिडन हंगर को प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 80% एडोसेंट्स है जो अभी हिडन हंगर से सफ़र कर रहे हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ 2019। फाइन, अब हम करते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहला है फ्लोटिंग रेट फंड्स। फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं, देखो फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं, ये कुछ बॉन्ड्स को खरीदते हैं जिसमें देखो फ्लोटिंग मतलब उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। फाइन, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जो लॉसेज होते हैं वो उसमें हो सकते हैं क्योंकि रेट बढ़ सकता है और इसकी वजह से रिटर्न भी आपका इंक्रीज हो सकता है अगर रेट हाई हो गया। फाइन, तो अभी क्या है, SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग 65% फ्लोटिंग रेट फंड्स हैं जिनको इन्वेस्ट किया हुआ है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में। फ्लोटिंग रेट फंड्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्ट देखने को मिला रिसेंट मंथ्स में, बिकॉज इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है तलिस्मान सब्र, ये लार्जेस्ट बायलैटरल कंबाइंड ट्रेडिंग एक्टिविटी किस किस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट की एक्टिविटी है। ट्रेडिंग एक्टिविटी किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स और USA के मिलिट्री के बीच में। ये बाईएनुअल एक्सरसाइज है, मतलब कि 2 साल में एक बार होती है और ये एक्टिविटी लैंड सी एयर तीनों पे होती है। इसके अंदर अभी क्या है, आफ्टर इंडिया ने इन्वाइट किया ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज के लिए 2020 में इंडिया ने इन्वाइट किया था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या किया है, इसमें इंडिया को इन्वाइट किया है फॉर दिस एक्सरसाइज 2023 में, जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट है न्यू थ्योरी ऑन हाउ अर्थ गोट इट्स ऑक्सीजन, तो इस पर डिस्कवरी चलती रहती है। 2.4 बिलियन ईयर्स एगो ये माना जाता था एयर पे जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर 400 मिलियन ईयर्स पहले माना गया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो अभी 1/10 रह गया, 1/10 रह गया। फाइन, अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी जो अभी हुई है जिसमें बोला कि अर्थ की जो रोटेशन है वो थोड़ी कम हुई है बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स हुआ है, टाइडल फ्रिक्शन इंट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से जो डेज हैं वो बढ़ रहे हैं और ज़्यादा टाइम मिल रहा है साइनोबैक्टीरिया को कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा बिकॉज अब कोई बिग बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं ज़रूरत होंगे इन बैक्टीरिया और द वर्ल्ड्स ओशन। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। अभी क्या जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो गाइस ये किसके अंडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और उसके एप्लीकेशंस इंडस्ट्री पे, सो दैट हम क्या कर सकें, साइंटिफिक एटीट्यूड और इस तरह का हम जनरल अवेयरनेस इनकलकेट कर सके अमंग द पीपल। अभी का जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम है उसने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिसमें वो क्या करेंगे, न्यू साइंस सेंटर्स को सेटअप करेंगे अंडर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर फॉर साइंस। करंटली इस तरह के 25 साइंस म्यूजियम है, साइंस सेंटर्स है हमारी कंट्री में जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम कर रहे हैं। GPS क्लॉक, दैट इज़ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रुक्स। आई होप आपको GPS की फुल फॉर्म पता होगी। अभी के इंडियन रेलवेज ने क्या किया है, GPS क्लॉक प्रोवाइड करेंगे कंट्रोल ऑफिस को, जो क्या करेंगे, जिसके थ्रू जो सेक्शन कंट्रोलर्स होंगे वो स्टेशन मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे या लोको पायलट्स या और जो स्टाफ हैं उनके साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सो दैट हम ट्रेन को अच्छे से ऑपरेट कर सकें और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। GPS क्लॉक एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है जो एटॉमिक क्लॉक्स को यूज़ करता है, सो दैट हम अर्थ पे सभी को लो कॉस्ट में हम इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम स्टैंडर्ड्स का एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। एटॉमिक क्लॉक एक तरह की क्लॉक है जो कुछ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करती है एटम्स की, ठीक है, स्पेशली किसके सीजियम और रुबिडियम, ठीक है, और एक एक्यूरेसी के साथ रखती है टाइम को। फाइन, नेक्स्ट है प्लेसेस, कुछ न्यूज़ में थे, एक तो गोग्रा एंड हॉट स्प्रिंग लद्दाख का। अभी क्या है 12th राउंड हुआ है किसका, कोप्स कमांडर मीटिंग का, किस किसके बीच में, इंडिया और चाइना का, एज पर अ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू। दोनों साइड ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है गोग्रा और हॉट स्प्रिंग्स की एंगेजमेंट, मतलब कि दो कोई काम करना था, बातचीत करनी थी, कोई भी एग्रीमेंट नहीं पूछा इन ईस्टर्न लद्दाख। हॉट स्प्रिंग जिसको थर्मल स्प्रिंग भी बोलते हैं, ये नेचुरली हॉट वाटर स्प्रिंग है जो टिपिकली किसकी वजह से होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से। स्ट्रेट आइलैंड, अभी क्या फ्यू कुछ ग्रेट एंडेमिक ट्राइब्स हैं वो शिफ्ट हुई हैं टू द एट अ स्टेट आइलैंड सो दैट वो सेफ रहे ड्यू टू पैंडेमिक, ठीक है। ये जो आइलैंड है ये ट्राइबल रिजर्व है किसका, ग्रेट एंडेमिस का, जहाँ पे आउटसाइडर्स की एंट्री प्रोहिबिट है, कोई बाहर का नहीं आ सकता। और जो ग्रेट एंडेमिस में है वो PVTG ग्रुप है, आपको पता नहीं चला, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम रखी है। इसके अंडमास में 5
इस पीवीटी जैसे सेंटिनलिस, जरावा, ग्रेट एंडेमिस, ओंगे एंड चौम्पन। ठीक है, तो आपको यहाँ की जो ट्राइबल वो है उनको पता होना चाहिए नाम। नेक्स्ट है हलिदबारी इंडिया, चीला हाथी बांग्लादेश रेल लिंक। अभी क्या है, दोनों के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से, इंडिया और बांग्लादेश की वजह से, दोनों कंट्रीज़ ने एक फ्री ट्रेन स्टार्ट करी है। इस ट्रेन के थ्रू आपका गुड्स होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। किसके थ्रू? हलिदबारी चेलते रेल रूट को रिस्टोर किया। ये जो रेल था वो लिंक था इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में, जब 1965 से पहले तक ये ऑपरेट थी। ये रेल लिंक को रीओपन किया गया बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश 2020 में, सो दैट ईजिली हम पैसेंजर्स और गुड्स को भी मूवमेंट कर सकें। लास्ट न्यूज़ है पिंगाली विंग है, ये कुछ पर्सनैलिटी न्यूज़ में थी। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था। 1916 में इन्होंने एक बुकलेट को पब्लिश किया था जिसका नाम था नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। 1921 में इन्होंने दोबारा नेशनल फ्लैग को देखा कि ज़रूरत है, तो गांधी ने वेंकैया को बोला कि आप इनको डिज़ाइन करो। इनिशियली इन्होंने ग्रीन और रेड फ्लैग प्रेजेंट किया था, लेकिन फिर इन्होंने एक स्पिनिंग व्हील भी बीच में डाल दिया था और थर्ड कलर वाइट भी डाल दिया था। फ्लैग को ऑफिशियल अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ 1931 में। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, बाकी कोई कमेंट हो तो डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।